everybody, welcome once again to my channel कृष्णा सिंहदेव। यहाँ पर आप लोग मिल रहे हैं आज क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए हु बिलोंग टू आईसीएसई बोर्ड। पिछली क्लास में हमने आईसीएसई बोर्ड के इकोनॉमिक्स के पेपर का स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था एंड हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे फ्रॉम सेक्शन ए। आज हम जो है उसी सेक्शन ए के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये रहा मेरे सामने पेपर और आज मैं आपके सामने ना सिर्फ पेपर डिस्कस करूंगी बल्कि एक स्टैंडर्ड आंसर्स मैंने इसके बना करके लाइन अप कर दिए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? फॉर दैट यू विल हैव टू डाउनलोड माय ऐप एंड ऐप के अंदर अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज यू विल गेट इट एंड ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके की 5 सब पार्ट्स है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन काफी इजी क्वेश्चन भी है, इसे आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका आंसर बना के लिखा हुआ है एंड आंसर डेफिनेटली मैंने पूरा का पूरा बुक में से लिया है बिकॉज यू हैव टू फॉलो व्हाटएवर इज रिटन इन योर गुप्ता's book, okay, CB Gupta sir's book. So inflation is commonly understood to be a situation in which price of goods and services persistently rise as a fact of pace and it refers to a state of rise in general price level. ये जो general price level है, this is a must to be written word, okay? ये एक की वर्ड है जिसे आपको जरूर लिखना है, a substantial rise in the price। तो जो कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट राइज है, ये वर्ड भी आपके आंसर का पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप इसको अपने आंसर का पार्ट नहीं बनाते हैं देन यू मे लूज, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन जो है वैसे भी बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, प्राइस राइज इन द प्राइस एट फास्ट रेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो बस इतना सही आंसर लिखना है। देखिए 2 मार्क्स के अंदर वेर एवर पॉसिबल यू हैव टू मेक 2 पॉइंट, लेकिन क्वेश्चंस लाइक दिस जहां पर 2 पॉइंट्स बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है। डिफाइन इन्फ्लेशन लिखा था, तो आपको जब भी डेफिनेशन लिखनी है आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है दैट यू आर राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स। और यहाँ पर जो कीवर्ड्स थे मैं ऑलरेडी आपको मार्क करा चुकी हूँ कि यहाँ पर आपको परसिस्टेंट राइज, जनरल प्राइस, ये सारी बातें एंड फास्ट रेट, ये सारी बातें आपको शेयर करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब जब आप बुक में देखेंगे तो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड बहुत सारे फैक्टर्स नजर आएंगे। वहां से जो भी आपको बहुत अच्छे से आते हो वो 2 फैक्टर्स आपको लिख के आने हैं। एंड कई बार ये एक्सप्लेन की जगह बहुत स्टेट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, बट बच्चों आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट में मैं सिर्फ इलिस्ट्रेट करके आ जाऊं नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड बात खत्म। बिल्कुल भी नहीं, आपको पॉइंट्स तो लिखने ही है, सब हेडिंग्स लिखनी है, उसके साथ साथ आपको उन सब हेडिंग्स का एक्सप्लेनेशन भी जरूर लिखना है। 2 to 3 लाइन में उन सब हेडिंग्स का एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 हेडिंग्स को 2 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर में लिख दिया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। एंड बाकी के जितने भी हेडिंग्स थे, क्योंकि बुक में तो काफी सारे पॉइंट्स दिए हुए, उनको मैंने यहाँ पर सिर्फ सब हेडिंग्स या जो पैरामीटर्स है उनको लिखकर छोड़ दिया। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है यू ओपन योर बुक एंड लर्न एंड राइट। एंड ये स्पेसिमेन पेपर का सोल्यूशन आपको 2-3 बार ही जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होंगे आपके इंटरनल पेपर्स में भी और हो सकता है बोर्ड में भी आ जाए। देखो सबसे पहले है नेचुरल फैक्टर। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द नेचुरल क्वालिटीज सच एज फर्टिलिटी वगैरह होगा, स्लोप ऑफ लैंड कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है लैंड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत इजी पॉइंट है। देन साइज ऑफ होल्डिंग्स कितना है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ होल्डिंग। अगर लार्ज होल्डिंग है, बड़ा पीस ऑफ लैंड है, तो प्रोडक्टिविटी नॉर्मली हाई होती है एंड वहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि जबकि छोटा पीस ऑफ लैंड में लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं होता है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम भी हो सकती है। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर, इंप्रूवमेंट ऑन लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, प्रॉपर यूज ऑफ लैंड एंड स्टेट हेल्थ, ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती है। तो आपको ऐसे आंसर नहीं लिख के आना है, आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट पिकअप करेंगे
और उनको राइट द पैरामीटर विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन जैसे कि यहाँ बहुत 2-3 लाइन का लिखा हुआ है, कहीं थोड़ा ज्यादा भी लिखा हुआ है, तो आपको कोशिश करना है कि 2 to 3 लाइन तो मस्ट यू शुड राइट, इट इज अ मस्ट टू राइट 2 to 3 लाइन्स एटलीस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सब पार्ट्स हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर्स। देखो इन्फ्लेशन से ही दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स क्या है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर्स। अगेन यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शायद 3 से ज्यादा भी लिखे हो, नहीं 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये मैंने एज इट इज बुक से लिया है। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट लिखना है। Farmers generally gain during the periods of inflation because they can obtain better prices, okay, of their crop during the inflation time. Moreover, farmers can generally debtors as they borrow. Farmers are debtors, they borrow funds from the other money lenders etc. Like debtors they gain during the inflation, तो debtors जैसे gain करते हैं inflation के अंदर, वो भी gain करते हैं। However, small farmers do not gain much during the inflation। देखो अब you have to be very smart। If you write 2 points, you don't have to write these 2 points, you have to write one of these, यहाँ पर और है ऐसा समझ लीजिए, एंड वन दिस पॉइंट। बिकॉज अगर आपने सिर्फ ये बता के आ गया कि फार्मर इज अ गेनर ओनली ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, देन इट्स अ रॉन्ग और इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ योर आंसर, बिकॉज देर आर सम फार्मर्स हु आर नॉट द गेनर, ओके, और हु डू नॉट गेन टू मच, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसे बनाना है कि आप पॉइंट ए या बी में से कोई एक पॉइंट लिख दे, एंड पॉइंट सी को यू हैव टू कंपल्सरीली राइट, बिकॉज इट इज स्ट्रेसिंग मोर ऑन द लेस गेन पार्ट, ओके। सो दिस हैज टू बी टेकन केयर। आपको जब भी अपना आंसर लिखना है उसको बहुत प्रॉपरली लिखना है, एंड स्पेशली दीज क्वेश्चंस व्हिच यू हैव सीन बिफोर। यहाँ पर तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, कितने महीनों पहले बोर्ड ने स्पेसिमेन पेपर दे दिया है, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, जितने भी आपके प्री बोर्ड के पेपर होंगे उसमें आपको यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो ये तो आपको शॉर्ट मार्क्स दिलवा कर जाएंगे अगर आप एक स्पेसिमेन पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो। चलिए अब वी आर गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये भी कर लिया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, ओके। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इसके लिए तो आप लोगों ने सबने लाइव देखा है डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। देखो, when a currency note or the notes of a particular denomination ceases to be a legal tender। अब यहाँ पे ये जो legal tender है ना, this is a keyword, this has to be the part of your answer। It is termed as demonetization। Under demonetization, the status of legal tender currency is withdrawn by the government। ये withdrawn is also your keyword। So मैंने 2 कीवर्ड यहाँ पे मार्क कर दिए, लीगल टेंडर एंड withdrawn by the government। Demonetization is currency is no longer accepted as medium of exchange। So ये medium of exchange भी आपको क्या करना है, demonetized currency is no longer as a medium of exchange, it has to be returned, and the old currency is replaced by new currency। तो 3 keywords तो definitely should be part of your answer। तो हमने all 4 के 4 सब parts को complete कर लिया है, all 4 सब parts are done। और क्वेश्चन नंबर 2 हम सेक्शन 1 के सब parts complete कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए। अब हम लोग चले गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 which is again 2 mark question। यहाँ पे है define the term demand। This is also a good question yet very easy question। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जो मेरा आंसर है उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या मिसिंग है। देखो आंसर मैंने लिखा है डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy। number 1 keyword at different prices, प्राइस का मेंशन होना at a given time period, okay। ये तीनों चीजें should be part of your answer compulsorily। If demand is made by an individual, it is called individual demand। If it is made by the consumer in the market, all the consumers in the market, it is called market demand।
क्या मिसिंग है मैं बोल रही थी क्वेश्चन में, इसके साथ साथ आपको डिमांड का बनाकर आ जाना चाहिए, हाइपोथेटिकल डिमांड का, जिसमें आप एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस को मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिमांड और यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और बताएंगे कि देखो डिमांड कर्व ये है, डिमांड कर्व का स्लोप ऐसा होता है। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये तो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, तो 2 मार्क का क्वेश्चन था। नहीं पूछा था बेटा, लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आगे भी 11th एंड 12th में आपका प्लान है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहने का ही, तो आपको ये हैबिट आज से ही डाल देनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछे या ना पूछे, अगर इससे बेस कोई डायग्राम है तो आप हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दीजिए। शेड्यूल बना के कर्व पे प्लॉटिंग मत करिए, बट हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाकर आना ही आना है आपको। चलिए, गोइंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मेंशन एनी 2 assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब मेंशन का मतलब अगेन आपको सिर्फ मेंशन नहीं करना है, अगर आपकी बुक में सिंपल लाइंस में आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना थोड़े दिन पहले सीबी गुप्ता की बुक बोल दिया था गलती से, क्योंकि इससे पहले मैं कमर्शियल स्टडीज के बारे में कुछ कर रही थी, तो वहां पे सीबी गुप्ता सर की बुक होती है, यहाँ पे सीबी गुप्ता सर की बुक नहीं है। यहाँ पे आपके स्कूल में 2 ऑथर्स की बुक ज्यादा पॉपुलरली चलती है, आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑथर्स नेम अभी, ठीक है। गोयल की बुक है एक तो, और दूसरा एक और ऑथर है, ठीक है। तो आपको जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से ही सब कुछ लेना है। सीबी गुप्ता सर की बुक कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल स्टडीज के लिए रहती है। चलो, तो मेंशन का मतलब आपको सप्लाई के जो अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई की, फुल 1 लाइन इज गिवन, या फिर आपकी बुक में हेडिंग के साथ दिया है, जैसे भी दिया है वैसे आपको लिखना है। वैसे हेडिंग के साथ नहीं दिया है मोस्ट ऑफ द बुक्स में, वहां पे अजम्पशन जो है वो लाइन वाइज दी हुई है, तो आपको 2 अजम्पशंस लिख के आनी है अच्छे से। देखो, द फ्रेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल as used in the law of supply indicates towards its assumption। ये आपको ना एक पहले जैसे बोलते हैं कि क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन का एक इंट्रो जैसा बनाना पड़ता है, ये इंट्रो पार्ट आपको करना पड़ेगा, डायरेक्टली assumption नहीं लिखिए। आप ये कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। There is no change in the price of the related good. There is no change in the state of technology. There is no change in the goals of firm. No change. यहाँ पे तो इतना इजी है बच्चों, अगर आपने सप्लाई फंक्शन लर्न किया हुआ है तो सप्लाई फंक्शन क्या बोलता है? सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज और प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, देन गोल ऑफ फर्म, वही सारी चीजें। आप सिर्फ प्राइस को छोड़ दीजिए और बाकी सब लिख दीजिए नो चेंज नो चेंज नो चेंज, और ये हो गया assumption of law of supply। so easy, so simple। okay, 2 mark का questions are all going to be very simple, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में बोल रही हूँ वेरी सिंपल। आप ये नहीं सोचिए मैम आपको तो सभी कुछ इजी लग रहा है, 2 mark के questions are actually very simple and scoring। What is the meaning of consumer exploitation? What is consumer exploitation is again a good question। यहाँ पे आपको थोड़ा अपने मन से लिखने की जो चॉइस है वो कम होगी। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन से प्रॉपरली, बुक से प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। ये देखो मेरे पेन की मार्किंग ऐसी हो रही है। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। अगेन मार्क करो, दिस इज योर कीवर्ड नंबर 1, अनड्यू एडवांटेज of customer by the seller for their own benefit। when a consumer is cheated, number 2, by either by the shopkeeper or producer। you have to write both। shopkeeper भी हो सकता है जो चीटिंग कर रहा है, या फिर मैन्युफैक्चरर खुद हो सकता है। तो ये थर्ड कीवर्ड है आपका, by giving a poor quality or adulterated goods। ये adulterated goods and poor quality दोनों आपकी कीवर्ड्स है, इसे आपको यूज करना है। charging more prices, these are means of consumer exploitation। ये 6th कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड जिसमें से आप सारे के सारे 6 याद नहीं रहते तो एटलीस्ट 4 तो लिख के आइए। आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, और जब आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है आपको यही कीवर्ड्स बार बार दोहराने हैं, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट व्हाट आर द कीवर्ड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज why do laborers have less bargaining power? Why do laborers have less bargaining power? Bargaining power क्यों कम होता है? So the bargaining power of the worker is low as compared to the employer। this is because of the following reasons। ये रहा number 1, labor is perishable, because क्या भी सर्विस perishable होती है, it can't be stored। laborers are generally poor, ये second है। therefore workers consider it is better to accept low wage, okay, offered by the employer rather than to go without work। finally there is lack of organization। तो ये 3 keywords यहाँ से निकल के आए। number 1 is
perishable, number 2 is poor, and number 3 is lack of organization among the workers and due to illiteracy. Illiteracy is also keyword. तो देखो, आपको मैं ऐसा कोई चीज नहीं बता रही हूँ जो आपको पहले से पता नहीं थी, ये सारी चीजें बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको लर्न करने की मेथडोलॉजी बता रही हूँ। ये बोल रही हूँ हाउ आर यू गोइंग टू रिटेन इट टिल द एग्जाम। अभी भी 3 months आर देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, तो आपको बोर्ड एग्जाम तक ये सारी चीजें रिटेन कैसे करके रखनी है, बाय सिंपल वे ऑफ मार्किंग द आंसर्स में कीवर्ड। तो कीवर्ड्स आपको ज्यादा से ज्यादा लर्न करने की कोशिश करनी है। एंड अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, जो कि ऑल ऑफ यू शुड बी नाउ, अगर आप नहीं भी हो तो अब तो बन ही जाओ, आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आई हैड डन इट ऑन सजेशन ऑफ माय टीचर्स एंड आई रियली सॉ अ रिमार्केबल चेंज इन द स्कोर्स आई वाज मेकिंग। तो आप अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए और उसको अपनी बुक में या अपने स्टडी टेबल पर कहीं स्टिक करके रखिए। स्टिकी नोट पे ये आप कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिए और इन कीवर्ड्स को आपको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इसको आपकी मेमोरी में बिल्कुल अच्छे से जम जाना चाहिए, सो दैट व्हेन यू राइट इन द एग्जाम ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली आए, आपको इनके लिए एफर्ट नहीं करना पड़े। सो विद दिस स्टूडेंट्स, मैं आज की जो लेक्चर है यहीं पे खत्म कर रही हूँ। आज की रिकॉर्डिंग में जैसा मैंने बोला था, मैं ये 3 पार्ट्स में इस पूरे स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करूंगी, सो दैट व्हेनेवर यू वांट यू कैन गो टू अ स्पेसिफिक पार्ट एंड ओपन, सो दैट आपको रिवीजन के लिए इजी रहेगा। बस, तो अब हम जब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो मैं सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको आपके साथ डिस्कस कराऊंगी। टिल देन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको यहाँ से कुछ भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास इन पार्ट 3। टिल देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।